सोचिए, एक डायनासोर, एक छोटा सा पक्षी और एक स्मार्टफोन। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल ही अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में विज्ञान की नजर से देखें तो इनके बीच एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को समझने के लिए हम ज्ञान की एक अद्भुत चीजों की अलमारी खोलते हैं। इसमें से हम विज्ञान के अलग अलग हिस्सों से कुछ कमाल के नमूने निकालेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो हमारा सफर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट की। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आसपास की चीजें कैसे बनती है और उन्हें कौन सी ताकतें चलाती हैं। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि हम इन सब चीजों को सीखते कैसे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। वो कौन सा कोड है जो हमें हम बनाता है? मतलब जिंदगी का ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये आखिर लिखा कैसे गया है? अच्छा, जरा इस टेबल को देखिए। हम इंसानों में होते हैं 46 क्रोमोसोम, घोड़े में 64। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से झींगे में 254 क्रोमोसोम होते हैं? इससे एक बात तो साफ है कि बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स होने का मतलब हमेशा ज्यादा होना नहीं होता, है ना? कमाल की बात। और इस कोड यानी डीएनए की बनावट को समझने की कहानी भी ना किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। 1950 के दशक में तो जैसे एक रेस लगी हुई थी। एक तरफ थी रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिनकी एक्सरे तस्वीरों ने एक बहुत बड़ा सुराग दिया, और दूसरी तरफ थे वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने उन सुरागों को जोड़ा और जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सुलझा दी, वो घुमावदार सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर जिसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये जेनेटिक कोड लाखों सालों में बदलता कैसे है? इसका जवाब है एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस में, जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आप इसे नेचर का अपना एडिटिंग टूल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर भूरे और सफेद चूहे हैं। शिकारी को कौन सा चूहा आसानी से दिखेगा? जाहिर है सफेद वाला। तो भूरे चूहों के बचने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के चांस ज्यादा हो गए। बस यही है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो हमने जिंदगी के कोड को समझ लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब हम उन चीजों को देखेंगे जिनसे ये कोड और असल में हमारे आसपास की पूरी दुनिया बनी है, यानी पदार्थ और उनके बीच होने वाले रिएक्शंस। कभी सोचा है कि तांबे का तार इतना लचीला क्यों होता है, पर चाय का कप जरा सा गिरने पर टूट क्यों जाता है? सारा खेल ना इनके अंदर के एटम्स की जमावट का है। तांबे में एटम्स एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, जैसे लोग डांस फ्लोर पर, लेकिन सिरेमिक में वो एक दूसरे को इतनी कस के पकड़े होते हैं कि जरा सी भी जोर आजमाइश हुई नहीं कि टूट जाते हैं। और फिर आते हैं पॉलीमर्स। इन्हें आप मटेरियल्स की दुनिया के लेगो ब्लॉक्स मान सकते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बनी एक लंबी सी चेन। और यही जो लंबी फ्लेक्सिबल चेन है ना, यही रबर जैसी चीजों को वो खींचने वाली कमाल की ताकत देती है। लेकिन यही केमिकल्स जब गलत जगह पहुंच जाएं तो क्या होता है? ये स्लाइड एक बहुत जरूरी कहानी बताती है। देखिए, जब खेतों में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर बहकर किसी झील में चला जाता है, तो वहां के शैवाल यानी एल्गे के लिए तो पार्टी हो जाती है। वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, इतने के पानी की पूरी सतह को ढक लेते हैं। अब सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती तो पानी के पौधे मर जाते हैं। फिर बैक्टीरिया इन मरे हुए पौधों को डिकम्पोज करते हैं और पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा, मछलियां और दूसरे जीव बेचारे दम घुटने से मर जाते हैं। एक छोटे से एक्शन का कितना बड़ा और खतरनाक असर होता है ना? चलिए अब बात करते हैं उन अनदेखी ताकतों की जो हर चीज को चला रही हैं, एक छोटे से एटम से लेकर बड़े बड़े ग्रहों तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोर्स और एनर्जी की। आप इन्हें यूनिवर्स के ट्रैफिक रूल्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझने का सबसे आसान तरीका है चुंबक। जैसे चुंबक के दो एक जैसे सिरे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, वैसे ही दो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। और जैसे चुंबक के अलग अलग सिरे चिपक जाते हैं, वैसे ही अलग अलग चार्ज एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बस यही आकर्षण और प्रतिकर्षण का खेल पूरे यूनिवर्स में चल रहा है। एनर्जी को एक्शन में देखना है तो जरा एक बंजी जंप के बारे में सोचिए। जब कोई जंपर ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसमें ऊंचाई की वजह से बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो कूदता है, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट की एनर्जी में बदल जाती है। और फिर जब रस्सी खींचती है तो वो बन जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गई।
एक कमाल के डांस की तरह। क्या आप जानते हैं कि एक प्लेन का पायलट असल में 2 तरह की स्पीड पर ध्यान देता है। पहली है एयर स्पीड, मतलब हवा के मुकाबले प्लेन कितनी तेजी से चल रहा है, इसी से तय होता है कि प्लेन हवा में टिका रहेगा या नहीं। और दूसरी है ग्राउंड स्पीड, यानी जमीन के हिसाब से प्लेन की स्पीड, इसी से पता चलता है कि आप अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे। और हाँ, अगर हवा पीछे से चल रही हो ना, तो आपकी ग्राउंड स्पीड बढ़ जाती है। तो हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ नियम देखे, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि हम इंसान इन सब मुश्किल चीजों को समझते कैसे हैं। हमारा दिमाग इस पूरी दुनिया को डिकोड कैसे करता है। चलिए अब जरा सीखने के प्रोसेस को ही समझते हैं। सोचिए उस बच्चे के बारे में जो पढ़ना सीख रहा है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी प्रक्रिया है। जैसे शार्लेट मेसन मेथड में बताया गया है, इसकी शुरुआत होती है मजे से, साथ में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से। फिर खेल खेल में अक्षरों और उनकी आवाज़ों से दोस्ती होती है, और फिर धीरे धीरे क, ल जैसे छोटे छोटे शब्द जुड़ते हैं और फिर वाक्य बनने लगते हैं। ये सब बिना किसी दबाव के एक खोज की तरह होता है। तो यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जैसे एक बच्चा अक्षरों को जोड़कर पढ़ना सीखता है, क्या वैज्ञानिक भी ठीक वैसे ही इस यूनिवर्स के कोड को डिकोड करना सीखते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। वैज्ञानिक भी ठीक वैसे ही सीखते हैं, बस उनके खिलौने थोड़े अलग होते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स का। कभी वो सोलर सिस्टम का एक फिजिकल मॉडल बना लेते हैं, कभी आइंस्टाइन की तरह E=mc² जैसा एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर पर मौसम का मॉडल चलाते हैं। हर मॉडल असल में हकीकत का एक सिंपल वर्जन होता है, जो हमें मुश्किल चीजें समझने में मदद करता है। तो हमारा ये सफर अब अपने आखिरी हिस्से में आ पहुंचा है। हमने बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक की दुनिया देखी। अब वक्त है इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का और ये देखने का कि आखिर ये सब मिलकर कौन सी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स से लेकर ग्रहों की चाल तक हमने हर जगह एक ही बात देखी, ये कि हमारा यूनिवर्स यूं ही नहीं चल रहा। ये कुछ नियमों पर, एक खूबसूरत धुन पर चल रहा है, और साइंटिस्ट का काम बस इसी धुन को, इन्हीं नियमों को खोजना है। एक छोटे से जीन से लेकर इस पूरे कॉस्मॉस तक हमने जहां भी नजर डाली, हमें नियम मिले, एक ऑर्डर मिला, और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसे और कौन-कौन से नियम हैं जिन्हें हम अभी खोजना शुरू ही कर रहे हैं? हो सकता है सबसे बड़ी खोजें तो अभी बाकी हों, और यही खोज का जज्बा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा।